जीत का रथ है, पंजाब में भी वो आगे बढ़ेगा। तो आप 2027 में क्या तैयारी है आपकी? देखिए, 2027 के लिए हम लोग पूरी तरह से संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं। विधानसभा से लेकर सड़क तक तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है। जहां तक भाजपा की बात है, वो धनाढ़ पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो एफसीआई के गोडाउन भी अडानी को दिए जा सकते हैं। 3 काले कृषि ऑल इंडिया ओबीसी सैल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ, अजय यादव जी सत्कारयोग मंत्री भी रह चुके ने, और साथ उन्होंने नाल जिन्हां दी ड्यूटी अमृतसर इत्थे लगी सी नाल, और ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ इस वेले बहुत वधिया ढंग ਦੇ ਨਾਲ कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ चला रहे हैं लोक शर्मा जी, डालवी साहब, और साडे बहुत सत्कारयोग जिन्हों ने पंजाब दे विच ओबीसी डिपार्टमेंट नूं इन्ने वधिया ढंग दे नाल ऑर्गेनाइज किया है। राजबख्श जी बहुत धन्यवादी है। साडे शहरी प्रधान अश्विनी पप्पू जी, मैं हरप्रताप सिंह जनाला, मैं प्रधान है जिले का, ये जिले का दफ्तर है, और सानू मौका ते साडा माण वधदा है जदों इत्थे कोई भी प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, ये साडी जिम्मेवारी लगती है। मैं समझदा भी जदों दी ऑर्गेनाइजेशन नवीं लोक शर्मा जी का कमांड, डालवी साहब का कमांड, जदों दे इन्होंने जिम्मेवारी लई है, एक चीज़ असी नवी चीज़ देखी है, पार्टी दे विच ग्राउंड लैवल तक इन्हां पहुँच के ते पार्टी दे विच जान पाउण की कोशिश की है, और सानू माण इन्हां ते भी इस तरीके दे नाल सुलझे ढंग दे नाल ये पंजाब कांग्रेस नूं हैंडल कर रहे हैं। एक बहुत वड्डी देन है इन्हां दी। धन्यवाद करते हैं सर तुहाडा बहुत, क्योंकि साडे तुहाडे विचों सानू बहुत कुछ नज़र आ रहा भी साडी 2027 की इलैक्शन है ना, तुहाडे विचों नज़र आ रही सानू, और साडा मन इन्ना असी प्रभावित हाँ तुहाडे तो, साडे लोग इन्ने उत्साहित ने। उस दिन बघेल साहब आए सी, और तुसी हुक्म किया ही सारिਆਂ ਨੂੰ भी बहुत वधिया तरीके दे नाल उन्हां नूं सन्मानित करना है, और जिस तरीके दे नाल अमृतसर दे विच आमद हुई है, ये एक बहुत वड्डी कांग्रेस की आने वाले संकेत सन भी 2027 ये जिहड़ी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाउण जा रहे, और तुहाडी रहनुमाई थले बननी है। लोक जी, डालवी साहब बहुत सत्कारयोग साडे साहब बैठे ने ओबीसी सैल दे। हाँ जी, कैप्टन अजय यादव जी नेशनल चेयरमैन है ओबीसी डिपार्टमेंट के। मैं कहूँगा कि शुरुआत वो करें, बाकी फिर आगे मैं बढ़ाऊंगा बात। सर, आज जो है तो मैं अमृतसर, जो आप जानते हैं, थोड़ा ऊंची बोलो, अमृतसर जो है बहुत ही पवित्र भूमि है, जहाँ हरमंदिर साहब और गोल्डन टेम्पल और बाबा रामदास जी की पवित्र भूमि है, और जलियांवाला बाग में देश की कुर्बानी में कभी ये इलाका पीछे नहीं रहा। बहुत जातियाँ हुई। जनरल डायर ने जो काम किया वो देश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। और लव कुश की भी भूमि है, राम तीर्थ। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ इस पवित्र भूमि को। आप लोगों से आज हमारा कार्यक्रम है जय भीम, जय बापू, जय संविधान। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था, और 25 नवंबर 2024 को 75वीं वर्षगांठ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मनाई गई थी। और 1925 में महात्मा गांधी जी हमारे
अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे, तो उसकी 100वीं जो है वर्षगांठ पूरे देश भर में हम मना रहे हैं। और उद्देश्य हमारा केवल एक ही है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लेट भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये संविधान लिखा था, उसकी रक्षा करना। आपने देखा होगा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, इतने भी, चाहे आपका वेस्ट पाकिस्तान हो, आपका बांग्लादेश हो, यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, लेकिन हमारे संविधान को कोई हिला नहीं पाया, क्योंकि हमारा संविधान समानता की बात करता है। हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया है, राजा या रंग को, और उस संविधान को के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास हुआ। 2024 के अंदर चुनाव हुए, कुछ लोगों ने कहा 400 पार, और कुछ लोगों ने कहा कि हम संविधान को बदलेंगे, लेकिन लोगों ने उनको 224 पे लाके 240 पे लाके उनके मुंह पर एक तमाचा लगाया और बैसाखियों पे बैठे हैं, चिन्ह लग गया है। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव लड़ने की जो मुहिम आज पूरा समूचा विपक्ष ले रहा है। हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हेमंत सोरेन जी को, चुने हुए मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे कर दिया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उनको क्लीन चिट दिया, और मैं समझता हूँ इससे बड़ा थप्पड़ नहीं लग सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में उनके खिलाफ कुछ नहीं निकलता है। एक तरफ प्रफुल्ल पटेल है, नारायण राणे हैं, अजीत पवार है, हेमंत बिस्वास है, चौहान एक्स CM हैं, हमारे जिंदल साहब हैं जो हरियाणा के हैं, वो गंगा नहा लेते हैं अगर बीजेपी में चले आते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग जो है केवल जो है हमारे विपक्ष के लोगों के साथ किया जा रहा है। और CEC का बायकॉट किया राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो की थी, उन्होंने कन्याकुमारी से श्रीनगर और मणिपुर से लेकर के जगन्नाथपुरी तक, मुंबई तक, उसकी जातीय जनगणना करवाना। जातीय जनगणना कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी जो है एक अडानी, अंबानी, टाटा, इन लोगों ने जितनी हमारी सरकारी संपदाएं हैं, चाहे वो कोल माइंस हों, स्टील माइंस हों, गैस माइन हों, पेट्रोलियम की माइंस हों, सब पे कब्जा कर रखा है। 1% जो देश की आबादी है उसके पास 22% नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम, और 1% लोगों के पास देश की दौलत है। और निजीकरण करना, पिछले दरवाजे से आरक्षण को ख़त्म करना है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बंदरगाह हो, रेलवे स्टेशन हो, ONGC हो, बहल हो, चाहे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो। जिस तरीके से ये इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और सारी जितनी भी ये सब, चाहे गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे हमारी मिनरल्स हों, वो सब जो है ये अडानी अंबानी उनको दिए जा रहे हैं। दूसरा, लास्टली जो है कास्ट सेंसस इसलिए ज़रूरी है, इससे गरीब और अमीर के बीच में जो है पता लगे कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास बिल्डअप हाउस है, किसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, किसको जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, किसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, किसको हेल्थ की पॉलिसीज मिलनी चाहिए। वो तभी होगा जब आपके पास डाटा होगा। उससे जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अलग आरक्षण होगा। जो एक्सट्रीमली, अभी आपको पता होगा SC का भी वर्गीकरण हुआ है। उसका वर्गीकरण में आप उनका फ़ायदा तब पहुँचाएँगे जब आपके पास डाटा होगा। आपको ये पता लगेगा कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड SC कौन है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड OBC में से कौन कौन लोग हैं,
तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो है देश के अंदर जातीय जनगणना एक ज़रूरत है, और जो 50% की दीवार है उसको हमें राहुल गांधी जी ने कहा है कि समय आया कि तेलुगु देशम और जो है JDU बैसाखी पे सरकार टिकी हुई है, तो उस संविधान को बदलने में नाकाम रहे। और मैं समझता हूँ कि आज जो है गरीब और अमीर का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। 3 साल पूरे हो गए हैं पंजाब के अंदर, और उसमें इन्होंने नशाबंदी की बात की थी, हम नशाबंदी ख़त्म कर देंगे। अब कह रहे हैं कि अब हम नशाबंदी जो है उस पर काम शुरू करेंगे। इसका मतलब 3 साल तक भगवंत मान जी ने कुछ किया नहीं। दूसरा, 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात की थी इन्होंने, वो आज तक नहीं दी। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इतना ख़राब है, किडनैपिंग हो रही हैं और लोगों की जो है आप देख रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, गैंगस्टर वार सबसे ज़्यादा अगर कोई मशहूर है तो पंजाब है। और केंद्र सरकार ने भी इस अमृतसर शहर को बदनाम करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने जो है जितने भी जो अप्रवासी जो पर यहाँ से लोग गए थे विदेश में बगैर वीज़ा के या बगैर उसके, उनको भी यहाँ लेके आ रहे हैं पूरे देश को छोड़ के। तो पंजाब के साथ जो है इंसाफ नहीं किया केजरीवाल जी ने, बहुत बड़ा छलवा किया। और जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए पंजाब के लोगों को, उसमें OBC के लोगों को, उसमें मात्र 12% आरक्षण दे रहे हैं। जबकि जो है ये भी जो आरक्षण 12% ये कैप्टन अमरिंदर सिंह दे के गए थे। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे जो OBC के लोग हैं, हमने ये बात भी रखी है कि भी जो है इस 12% को 27% पे लेके जाएं। और 3 साल का जो समय निकला है कोई विकास नहीं हुआ, तनख्वाहें भी समय पे जो हैं कर्मचारियों को नहीं मिल रही है, जी जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए। तो मेरा तो यही कहना है कि इसके साथ साथ जिस उद्देश्य से मैं आया था, एक तो ये सरकार न्यायालय पे प्रहार कर रही है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और CJI उसके मेंबर थे। जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था उस वर्डिक्ट को चेंज कर दिया और CJI की जगह अमित शाह जी को बैठा दिया। और आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने उसका विरोध किया और ये कहा कि जब 19 फरवरी को डेट लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो 17 फरवरी को आप जब टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो CEC का आप सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, उसका उन्होंने बॉयकॉट किया और उसको तोड़ना है। वैसे तो EWS का 10% दे के इन्होंने वो दीवार तोड़ दी है, लेकिन शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे बिहार के अंदर कास्ट सेंसस हुआ था लेकिन शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लेके नहीं आए, इसलिए वहाँ आरक्षण रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तो हमारी मांग है कि शेड्यूल 9 के तहत जो है तमाम जो भी कास्ट सेंसस होता है उसमें आरक्षण दिया जाए। हायर एजुकेशन की बात हो चाहिए, उसमें हमारे लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर हो, MBBS की बात हो, जगह नहीं मिलती है। जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए ताकि हाई कोर्ट में अंदर जो है बाकायदा UPSC की तरह कंपटीशन हो और उसमें हमारे OBC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग भी जो है जजेस बन सकें। और 661 हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें आपको बताना चाहूँगा 21 ST हैं, 28 SC हैं और 78 OBC हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कास्ट सेंसस सिटी स्कैन है, एक्सरे से बढ़ के भी सिटी स्कैन है सोसाइटी का। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कौन कमज़ोर है उसके बारे में पता लगेगा। तो इन सब मुद्दों को लेके आज हमने जो है यहाँ एक कन्वेंशन रखा था पिछड़ा वर्ग का,
और जिसमें हमारे आलोक जी जो नेशनल स्पोक पर्सन भी हैं और रोज़ आप इनको सुनते रहते हैं, दलवी जी भी हैं, हमारे राजबख्श जी जो हमारे चेयरमैन हैं, इनकी मैंने जिम्मेवारी लगाई है कि जो ये हमारा प्रोग्राम है जय भीम जय बापू जय संविधान, इसमें पदयात्राएं निकालें, सेमिनार्स करें। और उसमें जो राहुल गांधी जी का उद्देश्य यही है कि जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे आखिरी पंक्ति में आदमी बैठा हुआ है, उसको आरक्षण का लाभ मिले और 50% की दीवार को हम तोड़ सकें। 33% रिजर्वेशन जो हमारे एमएलए और एमपीज़ हैं उनको आरक्षण नहीं दिया गया, महिला आरक्षण के अंदर उनको चाहे आरक्षण देने की बात हो, चाहे जो ये सब मुद्दे हमने बताने थे आपको। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करता हूं। साहब नहीं कहते। जी, स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को ये पता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार को बनते आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। हम पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे पंजाब में जिस प्रकार से इस दमनशाही के खिलाफ, धक्केशाही के खिलाफ और जो आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी जो पंजाब का है ये क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं, इसके माध्यम से आज का ये पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। हमारे साथ हमारे पंजाब के सह प्रभारी हमारे कलीग आदरणीय आलोक शर्मा जी से मैं विनती करना चाहूँगा कि आप अपनी बात सब प्रेस वार्ता में करें। तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप कीमती समय निकालकर शॉर्ट नोटिस पर आए। कैप्टन अजय यादव जी, मेरे सहयोगी रविंद्र दलवी जी, यहाँ के दोनों जिला अध्यक्ष, शहर वाले भी और ग्रामीण वाले भी, पप्पू भाई और अजनाला साहब, ओबीसी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजबख्श जी, हमारे प्रवक्ता संधू साहब और अमित जी। देखिए साथियों, 2 दिन से आप भी देख रहे होंगे किस तरह से 3 साल के बारे में पंजाब की सरकार तमाम मुद्दों पर बात करना चाह रही है। लाखों करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट देकर उन्होंने एक नारा दिया, तरक्की के 3 साल, बना रहे रंगला पंजाब। एक अपोजिशन पार्टी के नाते मैं इस नारे को पूरी तरह से कहता हूं, बदहाली के 3 साल, बदहाली के 3 साल, बना रहे बदहाल पंजाब। पूरी तरह से जिस तरह से जो वायदे करके पंजाब की सरकार आई थी, भगवंत मान की सरकार, उसके कंप्लीटली विपरीत काम इन्होंने किया है। 3 साल में एक नकारा और निकम्मी सरकार पंजाब को मिली जो रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलती रही। आज मैं अखबारों में देख रहा था कि लाखों रुपए के एडवर्टीजमेंट देकर फ्रंट पेज पर जो लिखा गया, सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर आज पंजाब की हालत ऐसी कर दी है कि शायद अगर आज की तुलना अफ्रीका के किसी देश से भी की जाए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, उससे भी बदतर हालत कर दी है। आज हालत यह है कि अमृतसर के मंदिर, अमृतसर के थाने, अमृतसर की चौकियां, वो भी सुरक्षित नहीं। ग्रेनेड हमलों से पूरी तरह से पंजाब जिस तरह से हर कोने से सुनाई दे रहा है, आज गैंगस्टर राज पंजाब के सर के ऊपर चढ़कर बोल रहा है। आज हालत यह है कि जिन लोगों को तमाम केसेस में बंद करके झूठे गवाही के तौर पर पेश किया जाता है, उनकी माताएं कहती हैं कि ये तो ऑलरेडी थाने में बंद था। 3 साल में इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत की है, उसमें पूरी तरह से भगवंत मान की सरकार पूरी तरह से फेल है। आज हालत यह है कि ड्रोन कहां से चलेगा और कहां जाएगा किसी को नहीं पता। पंजाब पुलिस हर तरह से सवालों के घेरे में। 3 साल में एक बड़े गैंगस्टर को ना तो जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचा पाए, ना एक गैंगस्टर को ये एनकाउंटर कर पाए। आज हालत यह है कि मंत्री बाहर पीसी करते हैं जेल के कि अब कोई मोबाइल जेल में नहीं मिलेगा, पकड़े जाते हैं।
गैंगस्टर जेलों के अंदर से इंटरव्यू देते हैं, राष्ट्रीय चैनल पर चलते हैं। आज हालत यह है कि फिरौती के नाम पर एक धंधा हो गया है पंजाब के अंदर, उगाही का धंधा। जो मर्जी जिस मर्जी व्यापारी को फिरौती के तौर पर फोन करता है। आज तक एक फिरौती के पैसे वापस हुए हो तो बता दीजिए। फिरौती मांगने वालों का एक का एनकाउंटर हुआ हो तो बता दीजिए। 3 साल में इन्होंने पंजाब को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 30 साल पीछे पहुंचा दिया है। आज हालत यह है कि कर्नल फौजी जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है, ना वो ना उसका परिवार सुरक्षित है। और कोई नहीं पीटता, पंजाब की पुलिस पीटती है। पंजाब की पुलिस बर्बरता करती है उनके साथ। आज एक फौजी जो है वो भी पंजाब के अंदर सुरक्षित नहीं है। आज हम यहां अमृतसर शहर में बैठे हैं। अमृतसर शहर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत के कारण। छोटे छोटे चुनाव में धक्का करते हैं, हर चीज पर कब्जा कमर करना चाहते हैं। गैंगस्टर राज पूरी तरह से कामयाब है और जिस तरह से बड़े बड़े अखबारों में एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा विषय ड्रग्स का लेते हैं। आज हालत यह है कि चिट्टा और पुड़िया, जो केजरीवाल जी आए थे बड़े बड़े वादा करके कि हम आएंगे तो सारे चिट्टे वालों को जेल में डाल देंगे। आज हालत यह है कि ड्रग्स की सप्लाई धड़ल्ले से खुलेआम मिल रही है। मुंबई से एक व्यापारी आता है अमृतसर के अंदर, आधा घंटे में उसको ड्रग्स भी मिलती है, उसके साथ दुर्व्यवहार भी होता है, ऑटो में बैठकर भी जाता है। और मीडिया के साथी तो हमसे ज्यादा जानते होंगे मौकमपुरा में क्या होता है और कहां क्या होता है। तो मुझे लगता है कि इसका जो पूरा का पूरा प्रश्रय है वो पंजाब की पुलिस के नाक के नीचे अगर ड्रग्स बिक रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब फर्जीवाल आए थे यहां पर तो उन्होंने एक बहुत बड़ा विषय लिया था कि पंजाब की माली हालत को, हम इस सूबे की माली हालत को मजबूत करेंगे। मैं तो कमिश्नर रहा हूं, मैं तो IRS ऑफिसर रहा हूं, मैं तो बनिए का बच्चा हूं, मैं तो जानता हूं कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे सरकार चलाई जाती है। दिल्ली की जनता समझ गई थी 10 साल में, इस बार उखाड़ कर फेंक दिया। दिल्ली का बजट 1989 के बाद पहली बार घाटे में गया। राज्य चलाया है 3 साल तक सैकड़ों करोड़ रुपया अपनी छवि को बनाने के लिए केवल अखबारों में और एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया। केजरीवाल जी ने कहा था मैं आऊंगा तो बेरोजगारी पंजाब से भाग जाएगी। दुर्भाग्य यह है पंजाब में बेरोजगारी बढ़ी, पंजाब में पलायन बढ़ा पंजाब से, और रोजगार किसको मिल रहे हैं? नॉन पंजाबियों को, जो हरियाणा के लोग हैं। क्या यही 3 साल का आपका विकास है? बेरोजगारी दर लगातार पंजाब के अंदर बढ़ती चली जा रही है, नशा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, गैंगस्टर राज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ग्रेनेड के हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, किसानों की बदहाली लगातार होती चली जा रही है, व्यापारी डर के मारे नया उद्योग शुरू नहीं कर पा रहा है। रिमोट कंट्रोल से आप दिल्ली से सरकार चला रहे हैं, 4-5 लोग वहां से लाकर यहां बैठा दिए हैं। पंजाब को लूट लिया 3 साल में। पंजाब से जो पैसा लूटा गया उससे दिल्ली का चुनाव लड़ा गया। इसके ऊपर भी श्वेत पत्र आना चाहिए कि दिल्ली के चुनाव में कितना पैसा था जो पंजाब से गया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे ड्रग्स की बात हो, यह सरकार पूरी तरह से एक फेल सरकार साबित हुई है। भ्रष्टाचार चरम पर है। इनके विधायक महल खरीद रहे हैं। केजरीवाल जी बताइए पैसा कहां से आ रहा है? भगवंत मान जी बताइए पैसा कहां से आ रहा है? पंजाब को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया।
ड्रग्स की समस्या बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, फिर भी आप 3 साल के बाद जश्न की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि एक श्वेत पत्र आना चाहिए कि कौन कौन सा पैसा कहां कहां खर्च किया, और ये जो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा पंजाब के ऊपर बढ़ा दिया आपने, वो पैसा कहां गया, ये देश की जनता और पंजाब की जनता जानना चाहती है। आलोक जी, कुछ तो कारण रहे होंगे सत्ता से जो बाहर कर दिया पंजाबियों ने 2022 के बाद कांग्रेस को, क्या कारण रहे होंगे? मेरे ख्याल से नई पार्टी को उन्होंने मौका दिया, क्या कारण रहे होंगे? नई पार्टी लानी पड़ी दिल्ली च बड़ी वोट मिली ਤੁਹਾਨੂੰ एक तो कारण रहे होंगे, क्या कारण रहे होंगे वो बता दीजिए। मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, पत्रकारों को और बेहतर पता होगा, झूठे पर्चे लगाए गए। क्यों नकारा गया? अरे सुने ना भाई, सुने ना जरा, नहीं, बायस तो क्वेश्चन, नकारा अरे गया। बायस, आपने 4 बार सवाल में उत्तर दे रहा हूं। एक फर्जीवाल, एक झूठा व्यक्ति पंजाब में आया और कुछ लोगों का सहारा लेकर, उसमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे, ऐसे सब्जबाज दिखाए गए पंजाब को कि हम आएंगे तो पंजाब पूरा बदल जाएगा। मैं आऊंगा तो मैंने 20 चीजें गिनाई जो केजरीवाल ने क्या क्या कहा था। कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे 3 एमएलए के ऊपर विजिलेंस के केस, एफआईआर कैसे क्वैश हो गई? आज भी आप झूठे केस लादना चाहते हैं मोदी के साथ मिलकर। भारत भूषण आशु के ऊपर एफआईआर क्वैश हुई, अगर कोई भ्रष्टाचारी था तो क्यों नहीं सजा हुई उसके ऊपर? दुर्भाग्य यह है कि पंजाब के लोगों को गुमराह करके, जो हमने काम किए थे उनको नगण्य बता के, झूठ बोलकर सरकार बनाई। बजटरी डेफिसिट, जो फर्जीवाल बड़ी बड़ी बातें यहां इंटरव्यू में आकर कहते थे कि मैं आऊंगा तो 30-40 हजार करोड़ रुपया तो सैंड माफियाओं से, खनन माफियाओं से ले लूंगा, पता नहीं कौन कौन से वायदे किए थे। आज हालत यह है कि जब से इनकी सरकार 3 साल में आई है, 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर और बढ़ा दिया है। आज हालत यह है कि तनख्वाह देने के पैसे सही समय पर नहीं है इनके पास, और कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा लेकर चलते हैं। अखबारों में बड़ा बड़ा पढ़ रहा था मैं, 97 लाख करोड़ का निवेश आ गया है। 96.836 करोड़, 97 लाख करोड़ का। अब वो निवेश कहां गया है, वो उद्योग कहां लगे हैं, किसी को नहीं पता है। बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी चीजें। हमने देखा एक स्कूल नया नहीं बना, केवल जो कांग्रेस के टाइम के स्कूल बने थे उन्हीं पर रंगाई पुताई करके फोटो खिंचवाए गए। एक यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं बनी हो तो पत्रकार साथियों आप बताओ पंजाब के अंदर। एक कोई बड़ा खेल का स्टेडियम बना हो तो उसका नाम बताइए। यही दिल्ली में हाल था इनका। कोई 200 बेड का हॉस्पिटल जो इन्होंने जिसकी नींव रखी और उसमें पेशेंट आने शुरू हो गए हो, तो एक हॉस्पिटल का नाम मुझे बताइए। अगर एग्रीकल्चर की बात करें कि एग्रीकल्चर में क्या किया, इसी बार देखा हमने किस तरह से धान की फसल मंडियों में पड़ी रही, चोना नहीं उठा, बारदाना नहीं था इनके पास, आड़ती रो रहा था, उसका व्यापार चौपट कर दिया, शैलर वाला रो रहा था, और किसान कह रहा था मेरी कहीं 5% की कटौती है, कहीं 7% की कटौती। क्या यही भगवंत मान सरकार है जो कहकर आई थी किसानों के लिए हम पता नहीं क्या कर देंगे, और आज कहते हैं कि आप धरना प्रदर्शन भी नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि लगभग 16,000 खाल जो हमने बनाए, अरे वो सारे के सारे खाल तो हमारे समय में, कांग्रेस के समय में पक्के कर दिए थे। आप व्हाइट पेपर लेकर आइए एग्रीकल्चर के मामले में आपने क्या क्या किया है। श्वेत पत्र चाहिए, कांग्रेस पार्टी एक श्वेत पत्र की मांग करती है। किस किस सेक्टर में क्या क्या आप लोगों ने खर्चा किया। 1 करोड़ शहीद को देंगे, कितने शहीदों को आपने दिए, उसके ऊपर श्वेत पत्र लेकर आइए। जिसका रथ है पंजाब में भी वो आगे बढ़ेगा, तो आप 2027 में क्या तैयारी आपकी? देखिए 2027 के लिए हम लोग पूरी तरह से संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं।
विधानसभा से लेकर सड़क तक तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है। जहां तक भाजपा की बात है, वो धनाढ़े पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो एफसीआई के गोडाउन भी अडानी को दिए जा सकते हैं, 3 काले कृषि कानून भी ला सकते हैं वो अपने मित्रों के लिए। इलेक्शन कमीशन बहुत बार ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पिट्ठू बनकर काम करता है, तो मुझे लगता है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार बनाएगा, ये पंजाब की जो सम्मानित जनता है वो तय करेगी। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, बहुत मांग उठी, पर इस मांग पर कोई गौर नहीं किया गया। आज तमाम संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के कब्जे में हैं। इलेक्शन कमीशन से जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो वैसी ही रिपोर्ट देता है जैसी सरकार चाहती। 50 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं ईवीएम की मशीन को लेकर। कहीं पर 99% बैटरी पाई जाती है, कहीं पर लाखों वोट जुड़ जाती हैं, कहीं पर एपिक नंबर सेम होकर 2-2 राज्यों में वोट बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन राइटिंग में गलती मान रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि तोते के अंदर जान जो है वो राक्षस की अटकी हुई है, एक कहावत है ये, आज पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रही। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि आप हमें डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए महाराष्ट्र की, नहीं दी। जैसे ही महाराष्ट्र का मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, केंद्र सरकार एक कानून लेकर आया कि डिजिटल फॉर्म में हम कोई भी प्रूफ नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? क्या घपला कर रखा है आप लोगों ने? आप लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट नहीं दे सकते अपोजिशन पार्टी को? बहुत सारे सवाल हैं। संसद में मामला है, न्यायालय में मामला है, और केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी।